हाय दोस्तों, मैं आपका रामजी राजपूत आज फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। चूँकि यह मेरी पहली वीडियो है, मैं आपको जो स्टोरी सुनाना जा रहा हूँ वो किसी और की नहीं, स्टॉक मार्केट के किंग और पूरी दुनिया में जाने माने स्टॉकिस्ट या कहें तो सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की है, जिसको आप सभी जानते ही हैं। जो एक निचले तबके से लेकर मतलब कि एक न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा, जिसने घर घर जाके न्यूज़पेपर, ग्रॉसरी आइटम्स, कोका कोला की बोतल्स को बेचा और उनको बेच के जो अर्निंग्स हुई उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, उसके अलावा अपनी स्ट्रेटजीज, इनकम सोर्सेज बना के और स्टॉक मार्केट में का लर्निंग करके और उसको स्टॉक्स खरीद के आज 2008 में वो दुनिया के सबसे वैल्यूएबल, सबसे वेल्थी, सबसे अमीर आदमी बने। 62 बिलियन की नेटवर्थ के साथ आज मैं आपको उन्हीं वॉरेन बफेट की स्टोरी को सुनाने जा रहा हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 6 ईयर ओल्ड वॉरेन बफेट, जिनकी एज लगभग 6 साल थी। और ये इनकी फैमिली में इनके फादर इनके बैंकर थे। जो मदर थी वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थी। तो ये जब 6 साल के थे तो इन्होंने अर्निंग्स के लिए न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया। और उसके बाद इनका जन्म ओमाहा में 1913 में होता है, जब अमेरिका में ग्रेट रिसेशन आया था 1930 का। उससे एक साल बाद 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया था, उससे 30 है। ये ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 से चला 1930 तक चला। इसी ग्रेट डिप्रेशन के दौरान इनके फादर बैंकिंग में जॉब करते थे, तो इनकी जॉब भी जाती है। जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जॉब जाने के बाद एक फर्म को स्टार्ट करते हैं, जो कि शेयर्स बेचने और ख़रीदने की का काम करती थी। इसी के साथ ही इसी में इंटरेस्टेड थे पापा के, अपने फादर के बिजनेस के साथ काम करने लगे वॉरेन बफेट जी। अब जिसके बारे में इनको नॉलेज मिली, इन्होंने सबसे पहला जो शेयर ख़रीदा वो $38 पर परचेज़ किया था। उस कंपनी का नाम था सिटी सर्विस ऑयल और गैस लिमिटेड। ये जब इनने शेयर ख़रीदा तो $38 की प्राइस पे ख़रीदा। ये $38 की प्राइस से डाउन होके 27 पे आ गया। बट इन्होंने डिसाइड किया कि जब ये $40 पे जाएगा, जब इसको सेल करेंगे, तो इन्होंने होल्ड करा। कुछ ही टाइम बाद वो सिटी सर्विस एंड ऑयल का स्टॉक्स का प्राइस 27 से बढ़ के 40 पे पहुँचा और इन्होंने लोअर प्राइस पे सेल कर दिया। वो सेल कर दिया, मतलब थोड़े से प्रॉफिट लेके उसको सेल आउट कर दिया। उसके कुछ टाइम बाद ही वही $40 का प्राइस उस कंपनी का बढ़ के $200 पहुँच गया। तो यहाँ से उन्होंने सोचा कि अगर वो किसी कंपनी के स्टॉक्स को परचेस करेंगे और वो कंपनी अच्छा रिटर्न्स देती है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ है, तो वो उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करेंगे। इसके बाद ऐसे ही इन्होंने और भी फर्म्स में इन्वेस्ट किया। जब ये 11 ईयर के थे तो इन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट के घर पर जाते हैं, जो कि ग्रॉसरी स्टोर चलाते थे। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी यहाँ पे काम दे दीजिए और मैं कोका कोला की बोतल सर्व करने का काम करूँगा। पहले तो उनकी ग्रैंड पेरेंट्स ने उसके लिए मना किया, बट ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने उसके लिए हाँ बोल दिया। तो ये क्या काम करते थे कि वहाँ से
$0.35 के कम प्राइस पे उन बॉटल्स को परचेज करते और लगभग आधे डॉलर्स की हायर प्राइस पे उनको सेल आउट करते। इसके अलावा इन्होंने एक अदर इनकम सोर्स बनाया। पिनबॉल्स मशीन होती थी। पहले उन्होंने एक पिनबॉल्स मशीन परचेज़ की, जिसको उन्होंने जो बेटिंग एरियाज होते हैं नाई की दुकान पे, वहाँ पे उन्होंने सेटअप किया उसको, और उसमें से जो अर्निंग होगी उसका कुछ कमीशन नाई को भी उनने रेफ़र किया कि नाई को भी देंगे। तो इसमें नाई का भी कमीशन अर्निंग हुई और इनको भी अर्निंग हुई। तो इससे इन्हें अच्छी खासी एक पिनबॉल्स से इन्होंने जगह जगह बहुत सारी पिनबॉल्स मशीन परचेज़ की, उनको सेटअप जमाया और उससे एक अच्छी खासी इनकम होने लगी। और इनको जब इन पिनबॉल्स मशीन्स को सेल आउट करके एक बड़ी रकम इनको हुई, उस इनकम को जो इनके पास जो पेमेंट आया या जो इन्वेस्टमेंट या जो रिटर्न आया, उससे उन्होंने 40 एकड़ ज़मीन को परचेज़ किया, लैंड्स परचेज़ की। उस 40 एकड़ लैंड्स को परचेज़ करके उसको रेंट पे दिया। उससे जो अर्निंग होती है वो उसको भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, अपने एक्सपेंसेस निकाले, अपनी एजुकेशन की फ़ीस उससे भरी। जो इन्होंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, मास्टर्स में एडमिशन लिया, जहाँ पे इनको ग्राहम बेंजियम, जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स बुक्स लिखी थी, उससे इनकी मुलाकात होती है और इनके वो बेंजामिन ग्राहम के ये फेवरेट स्टूडेंट बन जाते हैं। जब उसी टाइम पे बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स बुक रिलीज होती है, ये उनके बेसिस पे काम करते हैं। 1915 में ये इन्वेस्टमेंट का काम शुरू कर देते हैं और लगभग 25 की ईयर एज जब इनकी होगी 1915 के आसपास, बफेट एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, जिसमें इनके फैमिली मेम्बर्स टोटल 7 इन्वेस्टर होते हैं। इसमें इनके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स और 2-4 लोग और होते हैं। इनका मेन काम होता है जो मिसमैनेजमेंट या क्रंच ऑफ कैश या लॉन्स की वजह से कंपनी जो डाउन साइड जाती थी, जो लगभग बंद होने वाली की सिचुएशंस में आती थी, बट उनके प्रोडक्ट में कोई मतलब ख़राबी नहीं थी, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट देती थी। उन्होंने इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और जैसे ही ये फेयर वैल्यू से गुड रेट पर आती थी, उनको सेल आउट करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेती थी और अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न लगभग 30% का 1955 से 1968 तक 30% के आसपास का रिटर्न दिया, जो एफडी पे 6 से 7% का रिटर्न मिलता था। 1962 के आसपास एक कंपनी होती है बर्कशायर हैथवे, जिसका मेन काम होता है टेक्सटाइल का वर्किंग होता है। अदर कंपनीज के जैसे इसमें भी वो इन्वेस्ट करते हैं। इसका जो ऑनर होता है, इसमें वो इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, लगभग 50% से ज़्यादा स्टेक्स इसके जो बफेट साहब हैं ये परचेज़ कर लेते हैं। एक इंसिडेंट होता है, एक मीटिंग होती है बर्कशायर हैथवे के ओनर के साथ, बफेट जी की। तो इस मीटिंग में डिसाइड होता है कि जो स्टॉक शेयर्स हैं बर्कशायर हैथवे के, वो उसका जो मालिक है उसको वो बायबैक करेंगे और प्रीमियम प्राइस पे वो उसको बायबैक कर लेंगे, जिसका प्राइस चल रहा था $11.50। अब जो उसको ऑफ़र लेटर वो देते हैं बर्कशायर हैथवे के ओनर बफेट साहब को, तो बफेट साहब को वो रेट देते हैं $11.32 का। इससे बफेट साहब उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उसको शेयर्स बायबैक नहीं कर देते हैं।
अब इससे बफेट साहब को बहुत नाराज़गी होती है। आगे चल के बफेट साहब वॉरेन बफेट इसी बर्कशायर हैथवे के फुल्ली स्टेक परचेज कर लेते हैं और उस बर्कशायर हैथवे को एक्वायर कर लेते हैं और अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसमें डाल के उसको टेक्सटाइल के ही रन करते रहते हैं 1962 से 1969 तक। यहाँ पे वॉरेन बफेट जी उसको स्ट्रेटजी को चेंज करती हूँ, उस टेक्सटाइल फर्म को होल्डिंग्स फर्म्स में कन्वर्ट कर देती हैं जो कि स्टॉक्स रिकमेंडेशन और स्टॉक्स को परचेज करने का काम करती हैं और यही इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। ये बर्कशायर हैथवे आज भी सस्टेन करती है यूएस मार्केट में और जिसका प्राइस हायर है आज यूएस स्टॉक्स मार्केट में S&P 500 में इसका प्राइस लाखों डॉलर में है स्टॉक्स का प्राइस। इसी तरह 1988 में इनको चार्ली मुंगर जी मिलते हैं जो इनको एडवाइस देते हैं कि आप जो लो प्राइस की कंपनी को परचेज करके फेयर प्राइस पे परचेज ना करके आप गुड कंपनीज के फेयर प्राइस पे परचेज कीजिए। इसी स्ट्रेटजी को वो अपनाते हुए कोको कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट, जिलेट, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसी स्ट्रेटजी की बदौलत बफेट साहब सन 2008 में 62 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनते हैं और इतनी अर्निंग्स के बाद भी आज भी वो अपनी पुरानी गाड़ी से ही ड्राइव करते हैं। आज तक उन्होंने नई गाड़ी परचेस नहीं की है, पुराने घर में रहते हैं और सन 2020 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी अर्निंग्स का 99% डोनेट कर देंगे, जो उनके जाने के बाद पूरा का पूरा फंड चैरिटेबल फंड में जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सफल इन्वेस्टर्स, सबसे सफल आदमी, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के साथ साथ कितने दरिया दिल आदमी है जो अपनी वैल्यूएशन का 99% को डोनेट करने की अभी से उन्होंने डिसाइड कर दिया और उसको डोनेशन के लिए डिसाइड करके अपना जो भी है वो लिख के अभी से रख दिया कि वो अपने केवल बच्चों को अपनी नेटवर्थ का केवल 1% ही देंगे, उसमें 99% को चैरिटेबल फंड में जाएगा। तो ये थी आज की वॉरेन बफेट जी की स्टोरी जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सुनाई है। अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।